हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग मानहवा मिरर वर्ल्ड गॉड ऑफ टेनिस, जहां एक नॉर्मल लड़का एंटर करता है एक मिस्टीरियस मिरर वर्ल्ड में और धीरे धीरे बन जाता है मिरर का गॉड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि स्टोरी में आगे बहुत क्रेजी ट्विस्ट्स आने वाले। एक नॉर्मल लड़का, एक मिस्टीरियस मिरर वर्ल्ड और एक जर्नी मिरर गॉड बनने की। लेट्स बेगिंग अ न्यू मानवा जर्नी। एक बर्बाद दुनिया जहां हर जगह लाशें और तबाही पड़ी है, और उन सब के बीच खड़ा है एक अकेला वॉरियर जो अब सब कुछ बदलने वाला है। अपना एमसी जब हीरो ने सब कुछ खो दिया, तब उसने गुस्से में पूछा, वाई, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और तभी एक मिस्टीरियस आदमी एक स्ट्रेंज हॉलोग्राम डिवाइस एक्टिवेट करता है और कहता है, डू यू रिमेम्बर? जैसे वो हीरो को उसका पास्ट याद दिलाना चाहता हो। और फिर शुरू हुई वो कैलामिटी, जब दुनिया भर में स्ट्रेंज रिफ्ट्स खुल गए और उनसे निकले मॉन्स्टर्स ने प्योर वर्ल्ड में तबाही मचा दी। और अन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए एक खतरनाक वॉरियर खड़ा हुआ, जो अकेला ही पूरी बैटलफील्ड को ब्लडबाथ बना देता है। और इन स्ट्रेंज रिफ्ट्स को लोगों ने नाम दिया डंजन। और जो भी इन डंजन्स के कांटेक्ट में आता, उसे मिलती एक मिस्टीरियस पावर, जिसे क्लास कहा जाता है। और फिर इन पावर्स के साथ लोगों ने एक पावरफुल आर्मी बनाई, क्लास लीजन, जो रास्ते में आने वाले हर डंजन को डिस्ट्रॉय करने लगी। लेकिन फिर उसका लीडर कहता है, इसीलिए तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब इतने पावरफुल हो चुके हो कि किसी के कंट्रोल में नहीं हो। क्योंकि पावरफुल क्लास यूजर्स पूरे एम्पायर का बैलेंस तोड़ सकते थे, और इसी वजह से उस वॉरियर को खत्म करना जरूरी समझा गया। क्योंकि तुम एस रैंक से भी ऊपर हो, और इसी वजह से तुम पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन चुके हो। एम्पायर को स्टेबल रखने के लिए अल्टीमेट पावर सिर्फ रॉयल फैमिली के पास ही रहनी चाहिए। ये सुनते हाय हीरो गुस्से से चिल्लाता है, तो इसलिए तुमने मेरी फैमिली और मेरी टीम को मार दिया। और किंग बिल्कुल ठंडे अंदाज में कहता है, ये सब एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था। और अगले ही पाल एक पावरफुल अटैक आसमान से गिरता है और पूरी जगह को तोड़ देता है। हीरो बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई जोर से चिल्लाता है, राइट, और उस पर एक और डेडली अटैक गिर जाता है। फिर विलन रिवील करता है कि उसने हीरो के आर्मों में पहले हाई ट्रैप लगा दिया था, जिसे ब्लास्ट के बाद जहरीला पॉइजन उसके जख्मों में घुस गया। और एस रैंक बैटल के बाद हीरो इतना वीक हो चुका था कि फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा, और ऊपर से विलन अपनी पूरी आर्मी भी ले आया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये दोनों कभी एक साथ बैठकर दोस्ती के साथ ड्रिंक करते थे, लेकिन वक्त बदल गया। अब वही दोस्त उसके सामने खड़ा है और कहता है, इसे मेरी रिस्पेक्ट समझ लो। और हीरो समझ जाता है कि ये फाइट अब सिर्फ पावर की नहीं, बल्कि बिट्रेल की भी है। तभी अचानक एक सिस्टम की आवाज आती है, हिडन स्किल, मिरर वर्ल्ड एक्टिवेट होने के लिए रेडी है। ये एक ऐसी रैंक स्किल थी जो सब कुछ रिवर्स कर सकती थी, और हीरो समझ जाता है कि शायद यही उसका लास्ट चांस है सब कुछ बदलने का। जैसे ही हीरो मिरर वर्ल्ड स्किल एक्टिवेट करता है, उसका बॉडी धीरे धीरे अंधेरे पानी जैसी एक अलग दुनिया में डूबने लगता है। और इसी के साथ वक्त उल्टा चलना शुरू हो जाता है, जैसे किस्मत उसे एक और चांस देने वाली हो। कहानी फिर कई सालों बाद शिफ्ट होती है, लेकिन हीरो का बचपन बहुत ही खौफनाक था। कुछ लड़के उसे पकड़कर पेड़ से उल्टा लटका देते थे और हंस हंस कर उसका मजाक उड़ते थे, जैसे उसकी लाइफ उनके लिए सिर्फ एक गेम हो। और यहाँ ये लोग उस बेचारे लड़के को और भी टॉर्चर करने लगते हैं। एक लड़का गुस्से में उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो देता है और कहता है, इसकी शक्ल देखकर ही मुझे घिन आती है। और बाकी लोग हंसकर बोलते हैं, इसे फिर से पानी में डुबाओ। जबकि वो लड़का रो रो कर कह रहा होता है कि वो एक्टिंग नहीं कर रहा,
ये लोग उस बेचारे लड़के का सिर जबरदस्ती पानी में दबा देते हैं और ऊपर से हंस कर बोलते हैं, इसे थोड़ी देर और पानी के अंदर रखो, ऐसी एक सही सबक मिलना चाहिए। उनके लिए ये सब सिर्फ मजाक है, लेकिन उस लड़के के लिए ये एक खौफनाक टॉर्चर बन चुका है। थोड़ी देर बाद जब वो लड़का पानी से बाहर निकला जाता है, तब तक वो बुरी तरह सांस के लिए तड़प रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और बस एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा होता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? पानी में डूबते हुए वो लड़का अंदर ही अंदर टूट चुका होता है और दर्द में चिल्लाता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तभी एक लड़का दौड़ते हुए आता है और चिल्लाता है, रुको, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सच में मर जाएगा। लेकिन बुल्ली बस ठंडी आवाज में कहता है, तो क्या हुआ? वो खुद को हील कर लेगा, आखिर वो एक चांटा क्लास है। फिर बुल्ली उस लड़के को पकड़कर उसके कण में धीरे से कहता है, लेकिन तुम ही हो जिसने ह्यूम उस तक पहुंचाया। अगर वो मर गया तो जिम्मेदार भी तुम ही होग। और फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, क्या तुम उसकी जगह लेना चाहते हो? बुल्ली गुस्से से उसकी शर्ट पकड़ लेता है और हंसी उड़ते हुए कहता है, अच्छा, पंचिंग बैग अब जवाब देना भी सीख गया। और इतना बोलते ही वो गुस्से में अपना हाथ उठता है और उस पर जोर से हमला कर देता है। जैसे ही बुल्ली उस पर हमला करने जाता है, अचानक पानी में जोर का बूम होता है और सब लोग शौक में उस तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि वहां कुछ अजीब और खतरनाक होने वाला होता है। जैसे ही पानी से वो ब्लास्ट होता है, सब लोग शौक में चिल्लाते हैं, डंजन? यहाँ डंजन कैसे आ गया? और डर के मारे सब तुरंत भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक नया डंजन उनके बस की बात नहीं है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, उसकी आंखें डर से फट जाती है, क्योंकि पानी के अंदर एक आदमी उल्टा लटका हुआ होता है, जैसे किसी ने उससे टॉर्चर करके वहां छोड़ दिया हो। सिचुएशन इतनी डेंजरस थी कि उसके पास सोचने का टाइम भी नहीं था, इसलिए वो तुरंत उस लटके हुए आदमी को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो रस्सी खोलने की कोशिश करता है, अचानक उसके आसपास मॉन्स्टर्स स्पॉन होने लगते हैं और अब उसके पास सिर्फ दो चॉइस बची होती है, या तो भागे या फिर जान रिस्क में डालकर उस आदमी को बचाए। जैसे ही मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है, अचानक एक मिस्टीरियस आदमी लाइटनिंग स्पीड से आता है और एक हाई मूव में उस मॉन्स्टर को रोक देता है। फिर वो मिस्टीरियस आदमी अपनी पावर यूज करता है, ग्लेशियल स्लैम, और एक हाई अटैक में उस डीमन को जोर से पाठक देता है। लेकिन जब वो हील करने की कोशिश करता है, सिस्टम बताता है कि टारगेट का एचपी ऑलरेडी फुल है। जब हीरो मॉन्स्टर को हील करता है तो सब शॉक हो जाते हैं, तुम मॉन्स्टर को हील क्यों कर रहे हो? टैब सिस्टम स्क्रीन खुलती है और पता चलता है कि उस लड़के का क्लास चांटर है, एक ऐसी पावर जो सिचुएशन को कम्प्लीटली उल्टा कर सकती है। तब उससे अचानक रियलाइज होता है, ये मेरा बॉडी नहीं है, और सिस्टम बताता है कि डंजन से कनेक्ट होते ही हर इंसान को एक रैंडम क्लास मिलती है, लेकिन उसके साथ कुछ बहुत ही अनयूजुअल हो गया है। सिस्टम के रूल्स के हिसाब से क्लास कभी चेंज नहीं होती, ये अनचेंजेबल होती है। लेकिन डंजन क्लियर करते करते लोग और पावरफुल बनते हैं और अपनी क्लास से रिलेटेड नए एबिलिटीज अनलॉक करते जाते हैं। उसे सब याद आने लगता है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में वो एक मैक्स लेवल वॉरियर था। आखिरी लड़ाई में उसने अपनी सबसे खतरनाक एसएसएस रैंक हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड एक्टिवेट की थी, जो हर चीज को उल्टा करके नई शुरुआत दे सकती है। उस स्किल को उसे करने के बाद वो एक मिरर डायमेंशन में फंस गया था। लेकिन तभी उसे एक लड़के की मरती हुई चीख सुनाई देती है और उसी पल वो समझ जाता है, शायद वो अब उसी लड़के के शरीर में दोबारा जिंदा हो चुका है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसे दूसरी जिंदगी मिली है और इस बार उसका सिर्फ एक ही मकसद है,
रिवेंज। तभी अचानक मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। जब वो अपने नए बॉडी की स्किल्स देखता है तो पता चलता है कि उसकी क्लास चांटा है, जिसे लोग एकदम गार्बेज क्लास मानते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता, इस बॉडी में अब एक मैक्स लेवल वॉरियर की आत्मा है। इस दुनिया में अलग अलग कॉम्बैट क्लासेस होती हैं, जैसे वॉरियर, मेज, रोग, प्रीस्ट, आर्चर, वॉरलॉक आदि। हर क्लास किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट होती है। जैसे वॉरियर मिली फाइट में स्ट्रॉन्ग होता है, मेज मैजिक और रेंज्ड अटैक्स में, आर्चर डिस्टेंस से डैमेज देता है। लेकिन चांटर क्लास अलग होती है। यह हीलिंग, सपोर्ट और कंट्रोल एबिलिटीज दे सकती है, मतलब यह हर चीज थोड़ी थोड़ी कर सकती है। इसी वजह से इसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स सपोर्ट कहा जाता है। समस्या यह है कि क्योंकि यह किसी एक चीज में परफेक्ट नहीं होती, इसलिए असली लड़ाई में स्पेशलाइज्ड क्लासेस, वॉरियर, मेज, रोग इसे आसानी से आउट परफॉर्म कर देते हैं। इसी कारण लोग चांटर क्लास को गार्बेज क्लास समझते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि जिस लड़के के शरीर में हीरो आया है, उसके पास भले ही चांटर क्लास हो, मगर उसके अंदर एक मैक्स लेवल वॉरियर का एक्सपीरियंस और नॉलेज है। इसलिए जो क्लास सबको बेकार लगती है, वही क्लास उसके हाथों में शायद सबसे खतरनाक बन सकती है। मॉन्स्टर हमला करता है, लेकिन हीरो अपने ओल्ड वॉरियर स्किल्स से उसका अटैक आसानी से ब्लॉक कर देता है। उसे पता है कि उसका नया शरीर कमजोर है, इसलिए अगर उसकी स्टैमिना खत्म हो गई तो वो ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएगा। उसे याद आता है कि उसके पास एक हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड है, जो हर चीज को रिवर्स कर सकती है। लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि ये स्किल कैसे काम करती है। फिर भी मरने से बचने के लिए वो रिस्क लेकर उस डीमन पर मिरर वर्ल्ड एक्टिवेट कर देता है। हीरो जब मिरर वर्ल्ड स्किल यूज करने की कोशिश करता है तो सिस्टम बोलता है, कंडीशंस नॉट मेट। हीरो समझता है कि शायद इस स्किल के लिए रिफ्लेक्टिव सरफेस, मिरर जैसी चीज चाहिए। उसी समय डीमन उस पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी तरफ कूद पड़ता है। हीरो फिर से मिरर वर्ल्ड स्किल यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम बोलता है इनसफिशिएंट लेवल। मतलब उसका लेवल अभी इतना नहीं है कि वो इस पावरफुल स्किल को एक्टिवेट कर सके, और उसी समय डीमन उस पर जोरदार अटैक करने वाला होता है। हीरो समझ जाता है कि मिरर वर्ल्ड के लिए रिफ्लेक्टिव सरफेस चाहिए, लेकिन उसका लेवल कम होने की वजह से डीमन पर स्किल काम नहीं कर रही। इसलिए वो ट्रिक लगाकर टारगेट बदल देता है और डीमन की वेपन क्लीवर पर मिरर वर्ल्ड यूज कर देता है। हीरो मिरर वर्ल्ड को डीमन के वेपन पर उसे करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम फिर से इनसफिशिएंट लेवल दिखा देता है। हीरो ऑलमोस्ट अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है और उसी समय कई डीमंस एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हीरो के साथी डरकर बोलते हैं कि हम मरने वाले हैं, क्योंकि उस मैलफॉर्म्ड ओवरलोड LV.10 जैसे एलीट डीमन को हराने के लिए कम से कम लेवल 10 चाहिए। लेकिन अभी हीरो और बाकी लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और डीमन जोर से रोर करते हुए उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। चारों तरफ से डीमंस जोर जोर से हमला करने लगते हैं और जमीन तक हिलने लगती है। हीरो पूरी तरह घिर जाता है, डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो थककर जमीन पर गिर जाता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। हीरो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई रिफ्लेक्टिव चीज नहीं मिलती, इसलिए उसकी स्किल बार बार फेल्ड इनसफिशिएंट लेवल दिखा रही है। उधर सैकड़ों रेड आइज डीमंस उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब लेवल गैप इतना बड़ा है कि उसकी जान सच में खतरे में पड़ जाती है। हीरो आखिरी कोशिश में मिरर वर्ल्ड स्किल को जोई के सिंपल शील्ड पर इस्तेमाल करता है ताकि अटैक रिवर्स कर सके, लेकिन सिस्टम तुरंत दिखाता है फेल्ड कैनॉट रिवर्स अदर स्किल्स, और उसी समय भयानक डीमन अपने बड़े वेपन के साथ उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हीरो समझ जाता है कि वो दूसरों की स्किल्स रिवर्स नहीं कर सकता,
इसलिए वो अपनी मिरर वर्ल्ड एबिलिटी खुद इस्तेमाल करता है। अचानक चारों तरफ पर्पल मिरर शार्ड्स फट पड़ते हैं और डीमंस उसी अटैक में फंसकर बुरी तरह कटने लगते हैं। हीरो अपनी पूरी ताकत से डीमन के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है, जिससे वो कुछ पल के लिए हिल जाता है। लेकिन तभी एक और जायंट डीमन अपने बड़े ब्लेड के साथ हीरो पर सीधा हमला करने दौड़ पड़ता है। जायंट डीमन गुस्से में जोर से किक मारता है और हीरो अपनी जान बचाने के लिए दोनों हाथों से अटैक रोकने की कोशिश करता है। उसी पल हीरो को अपने पीछे किसी की परछाई दिखती है और वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये अचानक कौन आ गया। हीरो समझ जाता है कि मिरर वर्ल्ड का इफेक्ट पूरी तरह रिवर्स हो चुका है। अब डीमंस पर कंफ्यूजन स्टेटस लग जाता है, जिससे वो पागलों की तरह एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं। हीरो हल्की सी स्माइल करता है और समझ जाता है कि उसकी पहले बेकार लगने वाली स्किल अब रिवर्स होने के बाद ओवरपावर्ड बन गई है। अब उसकी मिरर वर्ल्ड एबिलिटी दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ कर देती है, जिससे लड़ाई का पूरा गेम पलट जाता है। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हीरो का एटीट्यूड अब कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और डार्कनेस दिख रही है। जैसे ही उसकी पावर्स अवेकन होती है, उसके आसपास एक मिस्टीरियस एनर्जी अपीयर होने लगती है। यहाँ हीरो को पता चलता है कि उसकी मिरर वर्ल्ड पावर सिर्फ अटैक को रिवर्स नहीं करती, बल्कि उस पावर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर वापस भेजती है। यहाँ हीरो को पता चलता है कि उसकी रिवर्स स्किल अब हर तरह से बफ हो चुकी है, मतलब अब उसकी पावर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस हो गई है। हीरो समझता है कि पहले उसकी स्किल की सक्सेस रेट बहुत लो थी और इफेक्ट सिर्फ 1 सेकंड तक रहता था, लेकिन अब रिवर्सल पावर बफ होने के बाद उसकी एबिलिटी पहले से बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। यहाँ हीरो मिरर वर्ल्ड स्किल एक्टिवेट करता है और उसकी ट्रिक ब्लेड रिवर्स्ड एबिलिटी अनलॉक हो जाती है, जो हर स्किल यूज करने पर उसको 10% अटैक बफ देती है, जिसे उसकी पावर लगातार बढ़ती जाती है। हीरो को समझ आता है कि जब तक उसका बफ एक्टिव है, तब तक वो जो भी स्किल यूज करेगा उससे उसका अटैक और ज्यादा बूस्ट होता रहेगा, और इसी पावर की वजह से मॉन्स्टर्स को हरने के बाद वो लेवल अप भी कर लेता है। अब उसके कैरेक्टर स्टैट्स स्क्रीन पर दिखते हैं और उसको फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिसे वो और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। हीरो देखकर समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स एक दूसरे से लड़ते लड़ते मर गए, जिसे उसको काफी ईएक्सपी मिल जाती है। तभी एक और मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन हीरो अपनी ट्रिक ब्लेड से उसको इजीली खत्म कर देता है और उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। हीरो को पता चलता है कि लेवल अप होते ही उसका एमपी पूरा रिकवर हो जाता है, इसलिए वो तुरंत अपनी पावर्स टेस्ट करता है। फिर वो केओटिक थॉर्न स्किल यूज करता है और उसकी ट्रिक ब्लेड एबिलिटी एक्टिवेट होते ही हर स्किल के साथ उसका अटैक 10% और बढ़ता जाता है, जिसे उसकी पावर रैपिडली इंक्रीज होने लगती है। हीरो बार बार स्किल्स यूज करता है, जिसे ट्रिक ब्लेड का इफेक्ट स्टैक होता जाता है और उसका अटैक बोनस 120% तक पहुंच जाता है। अब उसकी पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बेड मॉन्स्टर को भी इजीली फेस करता है और उसे समझ आ जाता है कि ये स्किल सच में बहुत ओवरपावर्ड है। हीरो अपनी ट्रिक ब्लेड पावर एक्टिवेट करके मॉन्स्टर पर लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है। एक पावरफुल स्लैश में ही वो मॉन्स्टर को गहरी चोट दे देता है और उसका खून हर तरफ उड़ने लगता है। अब हीरो को समझ आ जाता है कि उसकी न्यू पावर के सामने ये मॉन्स्टर्स ज्यादा देर टिक नहीं सकते। हीरो की पावर देखकर एक लड़का शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये सच में एडेन है, क्योंकि सिर्फ लेवल 5 चांटर होते हुए भी उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा। सबको लगता है कि उसके पास कोई बहुत हाई रेयर और पावरफुल स्किल है। हीरो अब लेवल 6 पर पहुंच चुका है और उसका एमपी 120 हो जाता है, साथ ही हर सेकंड 1 एमपी रिजनरेट भी होता है। इस पावर के साथ वो अपनी स्किल यूज करके मॉन्स्टर पर जबरदस्त अटैक करता है और उसका अटैक बूस्ट 2.3x तक पहुंच जाता है,
जिसे मॉन्स्टर्स उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाते। हीरो अपनी करंट पावर को देखकर कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है कि अब वो लेवल 11 एलीट मॉन्स्टर्स को भी हैंडल कर सकता है। कुछ ही पाल बाद वो एक पावरफुल मैलफॉर्म ओवरलॉर्ड को डिफीट कर देता है। हीरो के जबरदस्त हमले से एक बड़ा धमाका हो जाता है और पूरा इलाका हिल उठता है। चारों तरफ पत्थर और मलबा उड़ने लगता है और मॉन्स्टर्स भी हवा में उछल जाते हैं। अचानक जमीन जोर से कांपती है और एक भयानक बैटलफील्ड काइमेरा लेवल 21 प्रकट हो जाता है। यह एक बेहद ताकतवर ग्रज डीमन होता है, जिसकी ताकत और एचपी बाकी मॉन्स्टर्स से कई गुना ज्यादा होती है। उसे देखकर बाकी मॉन्स्टर्स भी डर जाते हैं और अब हीरो के सामने एक खतरनाक बॉस फाइट शुरू होने वाली है। अचानक डंगियन में एक लेवल 21 का हिडन बॉस दिखाई देता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। यह भयानक बैटलफील्ड काइमेरा गुस्से में हीरो पर हमला कर देता है, लेकिन हीरो बिना डरे सीधे उसका सामना करता है और अपनी खास स्किल केओटिक थॉर्न्स इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही तेज और खतरनाक वार करके वह उस दैत्य को घायल कर देता है और अब इस खतरनाक बॉस के साथ एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़के ने अपनी पूरी ताकत के साथ सामने खड़े दुश्मन पर कंफ्यूजन स्किल का इस्तेमाल किया। एक चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल गई और जोरदार धमाका हुआ, लेकिन अगले ही पल सिस्टम का मैसेज सामने आया, फेल्ड, टारगेट इज इम्यून टू कंफ्यूजन। मतलब दुश्मन पर उसका स्किल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। लड़का गुस्से में आगे बढ़कर दुश्मन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने एक मजबूत जादुई शील्ड बन जाती है और वह उस पर टकरा जाता है। तभी उसका साथी पीछे से चिल्लाता है, यार मैंने कहा था ना, इतना आगे मत भागो, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते। दुश्मन अचानक बहुत तेजी से हमला करता है और एक लड़के को जोर से उड़ाकर जमीन पर पटक देता है। चारों तरफ मलबा और टुकड़े उड़ने लगते हैं। यह देखकर उसका साथी तुरंत बहुत तेज स्पीड से उसकी तरफ दौड़ता है और गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम्हें मरने का शौक है क्या। एडेन एक चांटर हीलर है और वह अपने दोस्त जोई को देखता है, जो बुरी तरह घायल हो चुका है। जोई का एचपी बहुत कम रह गया है, इसलिए वह एडेन से पूछता है कि क्या उसके पास हेल्थ पोशन है, लेकिन एडेन कहता है कि चांटर की हीलिंग बहुत कमजोर है। फिर भी वह जोई को बचाने के लिए बेसिक हील इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी हीलिंग इतनी कमजोर है कि जोई को सिर्फ +1 एचपी ही मिलता है। एडेन अपने घायल दोस्त को आखिरी हेल्थ पोशन देता है और कहता है, मेरे पास बस यही आखिरी है, इसे पी लो। उसी समय उसकी स्किल ट्रिक ब्लेड एक्टिव हो जाती है, जिससे उसका अटैक 110% बढ़ जाता है, लेकिन यह सिर्फ कुछ सेकंड 8s के लिए है। फिर वह सामने खड़े बॉस काइमेरा लेवल 21 और बाकी मॉन्स्टर्स को देखता है और सोचता है, मेरी अभी की ताकत इस बॉस को हराने के लिए अभी भी बहुत कम है। एडेन देखता है कि सामने के ज्यादातर मॉन्स्टर्स अब लगभग मरने वाले हैं, इसलिए वह सोचता है कि अब सही समय आ गया है हमला करने का। फिर वह अपने दोस्त जोई से कहता है, जोई बस 1 मिनट तक संभल कर रहो, क्योंकि वह अब आखिरी हमला करने वाला है। यह सुनकर जोई हैरान होकर उसकी तरफ देखता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि एडेन अब क्या करने वाला है। एडेन अचानक अपनी ट्रिक ब्लेड की पूरी ताकत के साथ हमला करता है और तेज बैंगनी ऊर्जा की स्लैश चारों तरफ फैल जाती है। उसकी तेज स्पीड और लगातार वार से कमजोर हो चुके मॉन्स्टर्स एक एक करके कटकर गिरने लगते हैं। कुछ ही पलों में मैदान में हर तरफ उनके टुकड़े उड़ने लगते हैं, लेकिन उसी समय उसकी ट्रिक ब्लेड का समय खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका एटीके बूस्ट 0 सेकंड पर आकर खत्म हो जाता है। एडेन समझ जाता है कि अगर उसे इस बॉस को हराना है तो उसे अगले 50 सेकंड में केओटिक थॉर्न स्किल को लगभग 40 बार इस्तेमाल करना होगा। ऐसा करने से उसका लेवल जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि उसे कम से कम लेवल 10 तक पहुंचना जरूरी है, तभी वह इस लड़ाई को जीत सकता है। लेकिन समस्या यह है कि उसकी ट्रिक ब्लेड स्किल सिर्फ 1 मिनट तक ही चलती है,
इसलिए उसके पास बहुत कम समय है। इसी वजह से वह लगातार कियोटिक थॉर्न्स इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिससे उसका अटैक बार बार बढ़ता है और वह लेवल अप भी करने लगता है। यहाँ एक बहुत बड़ा और खतरनाक दैत्य गुस्से में जोर से रोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका शरीर बिजली जैसी ताकत से चमक रहा है और वह पूरी ताकत से हमला करने के लिए हाथ उठाकर आगे बढ़ रहा है। सामने एक इंसान बहुत छोटा और कमजोर दिख रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि दैत्य की ताकत कितनी ज्यादा है और यह लड़ाई उसके लिए बहुत खतरनाक होने वाली है। इस सीन में चश्मा पहने हुआ लड़का दैत्य को देखकर बुरी तरह डर गया है। उसके चेहरे पर पसीना है और गाल पर चोट के निशान भी दिख रहे हैं। उसकी आंखें पूरी तरह डर से खुली हुई हैं और वह चिल्ला रहा है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि सामने जो दैत्य है वह बहुत शक्तिशाली है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ एडेन वॉकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जोरदार हमला करता है। उसी समय उसका कैरेक्टर इन्फो स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि वह लेवल 12 का चांटा है और उसके पास काफी अच्छी स्पिरिट और एगिलिटी है। इसके बाद एडेन अपनी खास स्किल ट्रिक ब्लेड एक्टिव करता है, जिससे उसका अटैक प्लस 510% बढ़ जाता है। टाइम सिर्फ 9 सेकंड बचा है, लेकिन एडेन आत्मविश्वास से कहता है कि यह दुश्मन को हराने के लिए मोर देन इनफ है। यहाँ एडेन अपनी ट्रिक ब्लेड को पूरी ताकत के साथ एक्टिव करके हवा में तेजी से आगे बढ़ता है। उसकी तलवार से बैंगनी एनर्जी निकल रही है, जो दिखाती है कि उसका हमला अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। यहाँ एडेन अपनी तेज स्पीड और पावरफुल ट्रिक ब्लेड से लगातार दैत्य पर वार करता है। उसकी तलवार की एनर्जी चारों तरफ चमक रही है और दैत्य दर्द से जोर जोर से रोर कर रहा है। लगातार लगते वार से दैत्य बुरी तरह घायल हो जाता है और गुस्से व दर्द में जोर से दहाड़ता है। लेकिन एडेन के तेज और पावरफुल हमलों के सामने वह धीरे धीरे कमजोर पड़ता दिख रहा है। यहाँ एडेन हवा में घूमते हुए अपनी बैंगनी एनर्जी वाली तलवार से एक और तेज हमला करने के लिए नीचे की तरफ वार करता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसके चारों तरफ एनर्जी की लकीरें बन रही हैं। इसके बाद उसका हमला सीधे दैत्य पर लगता है और जोरदार टक्कर से आसपास की जमीन और पत्थर उड़ जाते हैं। स्पट की आवाज के साथ दैत्य को भारी चोट लगती है और वह बुरी तरह पीछे की तरफ झटका खाता है। यह लड़का यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं और वह खुद से पूछता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्योंकि उसने इतनी जबरदस्त ताकत पहले कभी नहीं देखी। उधर एडेन के लगातार हमलों के बाद आखिरकार दैत्य हार जाता है। स्क्रीन पर काइमेरा डेड दिखाई देता है, जिससे साफ हो जाता है कि दैत्य पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब एडेन मरे हुए मॉन्स्टर्स के बीच खड़ा है और सिस्टम दिखाता है कि उसे लेवल +3 मिल गया है। यानी उसने अकेले ही पूरा डंगियन क्लियर करके अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा ली। दैत्य को हराने के बाद स्क्रीन पर कैरेक्टर इन्फो दिखाई देता है। एडेन वॉकर का लेवल अब 15 हो चुका है और सिस्टम दिखाता है कि उसने बॉस को हराकर पूरा डंजन क्लियर कर लिया है। इसके बाद जोई एडेन को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या सच में तुम ही हो? क्योंकि उसने एडेन को इतना ताकतवर पहले कभी नहीं देखा था। उसी समय सिस्टम मैसेज आता है, लूट द ड्रॉप्स, यानी अब एडेन को मरे हुए मॉन्स्टर्स से इनाम इकट्ठा करना है। यहाँ एडेन को अपने दोस्त जोई की याद आती है। पिछले हादसे की झलक दिखाई देती है, जहाँ जोई गंभीर रूप से घायल था, इसलिए एडेन उसके बारे में सोचते हुए उसका नाम लेता है। यहाँ एडेन और जोई एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। जोई अभी भी हैरान है क्योंकि उसने एडेन की ताकत अभी अभी देखी है, जबकि एडेन शांत होकर सब कुछ देख रहा है। इसके बाद एडेन जोई से बेनी कूपर के बारे में पूछता है। यह सुनकर जोई चौंक जाता है और कहता है कि बेनी कूपर तो उसके परदादा का निकनेम है, तो एडेन को यह नाम कैसे पता है? और इसी रहस्यमय सवाल के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। आखिर एडेन को जोई के परदादा का नाम कैसे पता है? इसका जवाब हमें अगले पार्ट में मिलेगा।
चैप्टर 3 की स्टार्ट में होम दिखाया जाता है कि यह सुनकर एडेन भी हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जोई ने ग्रेट ग्रैंडफादर की बात क्यों कही, क्योंकि यह नाम सुनकर लगता है कि इसके पीछे कोई पुराना और गहरा रहस्य छुपा हुआ है। इसके बाद एडेन सामने खड़े लड़के की तरफ देखकर हैरान होकर कहता है कि क्या यह सच में बेनी का ग्रेट ग्रैंडसन है। यह बात सुनकर माहौल और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि बेनी की पुरानी विरासत और उससे जुड़ा रहस्य अब फिर से सामने आने वाला। फिर एडेन हैरानी से कहता है कि क्या वह घमंडी सा लड़का सच में उसी महान इंसान का ग्रेट ग्रैंडसन है। एडेन गुस्से और हैरानी में कहता है कि अभी उसके ग्रेट ग्रैंडफादर की बात क्यों की जा रही है। फिर उसे अपने अतीत की याद आती है और वह सोचता है कि राइट ने तो उसके करीबी सभी लोगों को मार दिया था। वह शांत होकर कहता है कि अगर वह जवाब नहीं देना चाहता तो कोई जरूरत नहीं है। फिर वह कहता है कि बस उसे इस तरह सबके सामने बेइज्जत मत करे। यह सुनकर एडेन हैरान हो जाता है और सोचता है कि बेइज्जत, क्योंकि उसे लगता है कि यह लड़का अपनी असली ताकत सबसे छुपा रहा है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब उन्हें स्कूल वापस जाना चाहिए, क्योंकि कल स्कूल से मॉडर्न हिस्ट्री म्यूजियम की फील्ड ट्रिप है और अगर उन्होंने इसे छोड़ा तो उन्हें परेशानी हो सकती है। दूसरी तरफ एडेन मन ही मन सोचता है कि वह अभी अपनी असली पहचान नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वह और ज्यादा सवाल करेगा तो सामने वाला शक करने लगेगा। इसलिए वह कहता है कि चलो अब वापस चलते हैं। एडेन सोचता है कि म्यूजियम में शायद उस समय के रिकॉर्ड मिल जाएंगे कि उसकी मौत के बाद दुनिया में क्या हुआ था। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स स्कूल की बस में बैठकर म्यूजियम की फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं और बस के अंदर सब बहुत शोर मचा रहे होते हैं। बस में एडेन और जोई साथ बैठते हैं, जबकि बाकी स्टूडेंट्स मस्ती और शोर मचा रहे होते हैं। तभी एडेन खिड़की की तरफ देखते हुए सोचता है कि अब समय बदल चुका है। फिर वह सोचता है कि इतने समय बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है और अब तो गाड़ियों को चलाने के लिए भी डंगियंस के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। एडेन बाहर की दुनिया को देखते हुए सोचता है कि यहाँ की बहुत सी चीजें उसके लिए बिल्कुल नई हैं। हालांकि कुछ चीजें उसने पहले डंगियंस में देखी थी, लेकिन वह यह भी जानता है कि सिर्फ मॉन्स्टर ड्रॉप्स ही डंगियन से बाहर लाए जा सकते हैं। और फिर वह अपनी इन्वेंटरी खोलकर अपनी काइमेरा बोन रिंग को देखता है। एडेन सोचता है कि इस तरह के गियर और स्किल बुक्स को अब इन्वेंटरी के जरिए बाहर निकाला जा सकता है और उन्हें डंगियन के बाहर भी ट्रेड किया जा सकता है। एडेन देखता है कि उसकी रेसिलिएंट फिजिक नाम की पैसिव स्किल फिजिकल डैमेज को कम करती है और वह याद करता है कि जो चीजें इन्वेंटरी में नहीं होती वे बॉस के हारते ही डंगियन के साथ गायब हो जाती हैं। यह सब सोचकर एडेन हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि आखिर उसकी मौत के बाद दुनिया में क्या क्या हो गया। इसके बाद कहानी शहर के एक बड़े और शानदार इलाके को दिखाती है, जहां एक विशाल इमारत और उसके सामने लगी बड़ी मूर्ति पूरे शहर की भव्यता को दर्शाती है। लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं कि उनके सामने जो खड़ा है वही मशहूर हीरो एडेन है। लोग उस विशाल मूर्ति की ओर देखते हुए बताते हैं कि यह हमारे राज्य के सर्वोच्च शासक राइट हाउसमैन की मूर्ति है, वही राजा जिसने डंगियन की तबाही को खत्म किया था। फिर शिक्षक छात्रों को उस जगह के बारे में बताते हैं कि यही वह स्थान है जहां 50 साल पहले महान विद्रोह हुआ था। शिक्षक बताते हैं कि बहुत समय पहले इस दुनिया पर भयानक राक्षसों ने हमला कर दिया था, खासकर तब जब एक डरावना एस रैंक डंगियन प्रकट हुआ था। लेकिन राजा राइट हाउसमैन ने खुद सेना की अगुवाई की और भारी नुकसान के बावजूद आखिरकार उस खतरनाक डंगियन को जीत लिया। लेकिन उसी समय जब सब कुछ ठीक लग रहा था, अचानक एक बड़ा विश्वासघात हुआ और राजा पर हमला कर दिया गया। शिक्षक बताते हैं कि राजा पर पहले से योजना बनाकर विद्रोहियों ने घात लगाकर हमला किया था और उस विद्रोह का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं था। कहानी यहीं सस्पेंस छोड़ देती है। तभी पीछे से कोई उसे आवाज लगाता है, एडेन। शिक्षक बताते हैं
कि उस विद्रोह का असली मास्टरमाइंड वही आदमी था जिस पर राजा सबसे ज्यादा भरोसा करता था, एक कृतघ्न गद्दार। यह सुनकर सामने खड़ा लड़का मन ही मन गुस्से में कहता है कि यह सब पूरी तरह बकवास है। लड़का गुस्से में सोचता है कि असल में एस श्रैंक डंगियन उन्होंने मिलकर साफ किया था, लेकिन उसी समय किसी ने उन्हें पीठ पीछे से धोखा दिया था। उधर शिक्षक भावुक होकर कहते हैं कि उस समय राजा के साथ हुए विश्वासघात का दर्द कल्पना करना भी मुश्किल है। शिक्षक बताते हैं कि आखिरकार उस विद्रोह को दबा दिया गया और इसमें सबसे बड़ी मदद हीरो अर्नेस्ट ऑस्टिन ने की थी। यह नाम सुनकर लड़का चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, अर्नेस्ट? ये आखिर है कौन? उधर भीड़ में लोग हैरान होकर कहते हैं, ह्यूग ऑस्टिन? और कोई जवाब देता है कि क्या सच में वही है, क्योंकि सुना था कि वह तो उस नए डंगियन में फंस गया था। एक लड़का कहता है कि उसने सुना है नया डंगियन पहले ही साफ हो चुका है। दूसरा अंदाजा लगाता है कि शायद कोई बहुत ताकतवर मास्टर आसपास था, इसलिए वह इतनी जल्दी क्लियर हो गया, या फिर लोगों की किस्मत अच्छी थी और वे उनसे टकरा गए। उधर चलते हुए लड़कों को देखकर कोई सोचता है, ये लोग आखिर हैं कौन? छात्र आपस में हैरान होकर बात करने लगते हैं। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? कोई पूछता है कि क्या सच में कोई नया डंगियन आ गया है, और कोई डरते हुए कहता है कि क्या फिर से कोई नई डंगियन आपदा होने वाली है। कुछ लोग तो यह सुनकर चौंक जाते हैं कि कोई उस डंगियन से जिंदा भी बच गया। इस सीन में एक लड़का चश्मा पहने हुए डरासा खड़ा है। तभी पीछे से काले कपड़ों वाला लड़का उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम तो जिंदा बाहर निकल आए, किस्मत वाले हो। काले कपड़ों वाला लड़का उसके कान के पास झुककर ठंडी आवाज में कहता है, लेकिन तुम उस दिन हमें भी अपने साथ मरवा ही देते। फिर वह मुस्कुराते हुए पूछता है, अब बताओ इसकी भरपाई कैसे करोगे? यह सुनकर चश्मा पहने लड़का घबराकर चिल्लाने लगता है, ये सब तुम्हारी गलती थी, मैं इसकी शिकायत करूंगा। हम तो लगभग मर ही गए थे तुम्हारी वजह से। काले कपड़ों वाला लड़का चश्मे वाले लड़के के बहुत करीब आकर ठंडी आवाज में कहता है, अरे बेवकूफ, तुम्हें अपनी औकात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। फिर वह सामने खड़ी एक बड़ी मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो मूर्ति दिख रही है? और फिर बताता है कि उस मूर्ति में जो सीन दिख रहा है उसमें एक हीरो तुम्हारे परदादा को पैरों तले कुचल रहा है। काले कपड़ों वाला लड़का हंसते हुए कहता है, तुम एक गद्दार के वंशज हो। फिर वह उसे और नीचा दिखाते हुए बोलता है, बताओ यहाँ तुम्हारा साथ कौन देगा? इतने लोगों के बीच भी चश्मा वाला लड़का हिम्मत करके बोलता है, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मेरे परदादा का अपमान बिल्कुल नहीं करोगे क्या? उधर आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? लगता है दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। और फिर कोई कहता है, ये तो ह्यूग के परदादा की बात कर रहे हैं। अपना एमसी गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या वो हीरो अर्नेस्ट नहीं है? यह सुनकर भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं, अरे उसके पास खड़ा वो तो जोई है, क्या वो बोवेन का परपोता नहीं है? फिर कुछ लोग गुस्से में कहते हैं, हिम्मत कैसे हुई एक गद्दार की औलाद की एक हीरो का अपमान करने की? तभी काले कपड़ों वाला लड़का गुस्से में बोलता है, इसके परदादा ने न जाने कितने लोगों का कत्ल किया था। अगर उस समय हीरो अर्नेस्ट नहीं होता तो पता नहीं और कितने लोग मर जाते। फिर वह गुस्से से कहता है, तुम लोग मेरी पीठ पीछे जो कहना चाहो कहो, लेकिन मेरे सामने मेरे परदादा का अपमान मत करना। तभी उनका टीचर वहां आ जाता है और कहता है, जोई, एक टीचर होने के नाते मैं हमेशा सबके साथ न्याय करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जोई घबराते हुए धीरे से कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी टीचर जोई के कंधे पर हाथ रखकर सख्त आवाज में कहते हैं, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। फिर टीचर उसे समझाते हुए कहते हैं, उस समय हीरो ने तुम्हारे परिवार को छोड़ दिया था, इसलिए अगर तुम उसके आभारी नहीं भी हो तब भी तुम उसका अपमान नहीं कर सकते। तभी काले कपड़ों वाला लड़का जोई के सिर पर हाथ रखते हुए हंसकर कहता है, देखा, अगर मैं तुम्हें यहीं सबके सामने मार भी दूं
तो ये लोग मेरी ही तारीफ करेंगे। भीड़ में खड़े लोग आपस में कहते हैं, देखा, कोई भी एक कीड़े मकोड़े जैसे इंसान की मदद करने नहीं आता, खासकर तब जब सब उसे नफरत की नजर से देखते हों। वह उसके बाल और जोर से पकड़कर कहता है, तो क्या अब भी तुम्हें लगता है कि यहाँ गलती मेरी है? काले कपड़ों वाला लड़का गुस्से में जोई के बाल पकड़कर मुट्ठी उठाते हुए चिल्लाता है, ये मेरे परदादा की इज्जत के लिए है। गिरने के बाद भी वह लड़का पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ जो लड़का दिखाई दे रहा है वही हमारा एमसी है। अचानक वह गुस्से में आकर सामने वाले लड़के को जोर से धक्का दे देता है, जिससे वह दूर जाकर गिर जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि एमसी इतना भड़क जाएगा। यहाँ जो लड़का दिख रहा है वो हमारे एमसी का दोस्त है। वह ऊपर देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, जैसे उसे किसी ताकतवर इंसान की मौजूदगी महसूस हो गई हो। यहाँ हमारा एमसी एकदम ठंडे और खतरनाक अंदाज में खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखों में साफ गुस्सा और घमंड झलक रहा है, जैसे उसे सामने वाले से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। फिर वह बहुत ही ताने भरे और एटीट्यूड वाले अंदाज में कहता है कि लगता है हीरो का परिवार इतना व्यस्त था कि अपने बच्चे को मैनर्स सिखाने का समय ही नहीं मिला। अगर आपको ये चैप्टर 3 पसंद आया हो तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स जरूर पूरे करवा देना, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अगला चैप्टर लेकर आ सकूं। और इसी के साथ चैप्टर 3 यहीं खत्म होता है। लेकिन एमसी का यह खतरनाक एटीट्यूड देखकर साफ है कि आगे कहानी और भी ज्यादा डार्क और धमाकेदार होने वाली है। अगर आगे क्या होगा जानना है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।